हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिटरेचर के। हर टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर होगा, शॉर्ट आंसर टाइप भी, लॉन्ग आंसर टाइप भी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी, स्टैंजा बेस्ड भी। जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिटरेचर सेगमेंट को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, हम उनको प्रैक्टिस भी करेंगे, हम साथ साथ बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन हमें आ जाता है तो हम उसे कैसे टैकल करें, या इस टाइप के और कितने क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास 9th कंप्लीट लिटरेचर सेक्शन, सेट 1 2025। ठीक है, सो यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। 2 सवाल दिए हुए हैं, कोई एक आंसर करना है 100 से 120 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको कोई एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर आपको 100 to 120 वर्ड्स बोला है, तो उसके अंदर आपको 10 to 12 लाइंस लिखनी होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं 10 to 12 लाइंस लिखने की, दैट मीन्स कि आप प्लीज फोकस कीजिए कि आप एक लमसम लगा के चलिए कि एक लाइन के अंदर हम 10 वर्ड्स तो मिनिमम लिखते ही लिखते हैं। बट मैं एक स्टैंडर्ड हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। आप हो सकता है बहुत ज्यादा छोटा लिखते हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा लिखते हो, बट 10 to 12 लाइन्स इज मस्ट, वो लिखनी ही लिखनी है आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस वैसे ही करके जाइएगा। आइए चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 लाइन्स लिख सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। Okay, so the disciple in the story didn't look into the depth of the matter and took a hasty decision of not leaving the kingdom of fools. What light does the story throw on the importance of good decision making in one's life? तो जो वैल्यू बेस्ड या हम बोले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आप बोल रहे हो, ये सब अलग अलग टाइप होते हैं इसके अंदर। जैसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या लेटर दे देंगे आपको लिखने के लिए उसी टॉपिक के ऊपर, या डायरी एंट्री दे देंगे आपको लिखने के लिए उसी टॉपिक के ऊपर, तो कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं। बट बेसिकली वो ये चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को एक रेफरेंस की तरह मानो, एंड देन जो भी लाइफ लेसन है उसके रिगार्डिंग हमको आंसर करो कि आप इससे क्या समझते हो, या ये जो लेसन हमको समझाता है कि भाई गुड डिसीजन मेकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है। और वो इस चैप्टर के टेक्सचुअल लिंक्स के साथ आपको ऐड करके अपना आंसर फ्रेम करना रहता है। सो डिसिपल इन द स्टोरी जो है वो भाई गहराई में नहीं जाता चीजों की, है ना। वो उस टाइम देखते हैं कि सब कुछ यहाँ पे तो बहुत सस्ता सस्ता है, कितनी मजेदार लाइफ है, तो वो नहीं जाता है वहां से। बट गुरु को पता होता है कि अगर ये लोग इतने हद के बेवकूफ हो सकते हैं, तो किसी दिन अगर प्रॉब्लम आई तो मैं उस प्रॉब्लम से भी नहीं निकल पाऊंगा, जस्ट बिकॉज दे आर फूल्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो एक हेस्टी डिसीजन ले लेता है of not leaving the kingdom of fools. What light does the story throw on the importance of good decision making in one's life? तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि गुड डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी एक इंसान की जिंदगी पे, ये चैप्टर उस पर क्या लाइट थ्रो करता है या क्या बताता है। सो सबसे पहले हम चैप्टर का ही वो देंगे, है ना, कि भाई इन द किंगडम ऑफ फूल्स द डिसिपल इग्नोर्ड हिज गुरुज वाइस एडवाइस, कि उसने अपने गुरु की जो वाइस एडवाइस थी, उसने जो समझदारी वाली बात उसको बोली थी कि भाई ये मत कर, ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो बात उसने बेसिकली नहीं मानी। टू लीव द किंगडम एंड चूज टू स्टे बिकॉज फूड वॉज चीप, है ना, कि भाई अपन यहाँ से चलते हैं, ये बहुत बेकार जगह है। बट उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है, और क्यों रहूंगा? क्योंकि यहाँ पे तो खाना कितना सस्ता है, मतलब आप कुछ भी ले लो, सब कुछ इतना एक अठन्नी चवन्नी का मिल रहा है। सो हिज शॉर्ट साइटेडनेस एंड ग्रीड फॉर कंफर्ट put him in danger of losing his life. तो उसकी ये जो शॉर्ट साइटेडनेस थी कि उसने दूर का नहीं सोचा, उसने सिर्फ उस टाइम के कंफर्ट के बारे में सोचा, एंड कहीं ना कहीं वो कंफर्ट के लिए जो उसका लालच था, उसने उसको इस हद तक फंसा दिया कि उसकी जान पर बनाई। राइट, सो दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग थॉटफुल वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये हाईलाइट करता है किस चीज, क्या हाईलाइट करता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग थॉटफुल, कि कितना ज्यादा जरूरी है थॉटफुल और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना, रादर देन एक्टिंग ऑन इम्पल्स। बहुत सी बार हम बहुत इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब होता है हमारे लिए। सो अ सिंगल रॉन्ग चॉइस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि एक गलत चॉइस के बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। व्हाइल वाइज डिसीजंस कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म, जबकि जो वाइज डिसीजंस हैं वो हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने से बचा सकते हैं। सो द स्टोरी टीचेस दैट गुड डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स फॉरसाइट, पहली चीज,
Understanding of risk, point number 2, and listening to experienced guidance, point number 3. You need to underline these points in your answer whenever you are writing such type of answers in your answer sheet during your exams. In life, hasty choices driven by temporary benefits often lead to trouble. और जिंदगी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हम जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं ना, ड्रिवन बाय टेम्पररी बेनिफिट्स, जो किस वजह से होते हैं, क्यों लिए जाते हैं वो, क्योंकि उस टाइम आपको उसमें बेनिफिट दिख रहा होता है, often lead to trouble, whereas patience and wisdom ensure long term safety and success. पर अगर आप patience रखोगे तो उससे आपको एक long term safety और success मिलने के chances बढ़ जाते हैं. So you can see we have written this answer in 11 lines, right? So you can make this answer in 2 paragraphs. You can write this answer in 2 paragraphs. वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत neat and clean लगेगा, and आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे. टेक्सचुअल लिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं. आगे बढ़ते हैं. What changes do you notice in the behavior of the child once he is separated from his parents in the story The Lost Child? तो कह रहे क्या changes जो हैं do you notice, आप notice करते हो in the behavior of the child, बच्चे के behavior में, once he is separated from his parents, जब एक बार वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है तो उस टाइम पे उसका क्या एक रिएक्शन होता है, उससे पहले उसका किस तरीके का रिएक्शन था, अब बाद में उसका कैसा रिएक्शन है. ठीक है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In The Lost Child, the child is initially full of excitement, attracted to toys, sweets and fair attractions. तो Lost Child के अंदर स्टार्टिंग में हमने देखा कि बच्चा जो है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, टॉयज, स्वीट्स और जो भी मेले में अट्रैक्शंस थे, अलग अलग झूले वगैरह, बलून्स वगैरह, हर एक चीज को देख के वो बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा था. ही रिपीटेडली डिमांड्स थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और बार बार मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए. उसको पता था कि वो लोग नहीं दिलाएंगे, फिर भी वो मांग रहा था. Right? So, however, once he is separated from them, his desires change completely. But जब एक बार वो completely उनसे separate हो गया, है ना, जब उसके मम्मी पापा खो गए, तो सडनली उसको वो सब चीजें बेकार लग रही थी और उसको रियलाइज हुआ कि भाई मम्मा पापा चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए. क्योंकि उसको लग रहा था उसको लग नहीं रहा था वो एक नेचुरल चीज है कि आप अपने पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली प्यार करते हो, आप सेफ फील करते हो उनके साथ. और सोचिए इतने छोटे बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो वो कितना ज्यादा डर जाएगा, है ना. He no longer cares for the toys, balloons or sweets he earlier wanted. Instead, he cries out for his mother and father. ठीक है, तो पहले जो उसको टॉयज चाहिए थे, अब वो उसको नहीं चाहिए, एंड अब वो अपनी माँ, अपने पिताजी को बार बार बुला रहा था, लॉन्गिंग फॉर देयर प्रेजेंस एंड कंफर्ट. ठीक है, वो चाहता था वो उसके पास आ जाए क्योंकि ऑब्वियसली उनकी प्रेजेंस में ही वो कंफर्टेबल फील करता. The colorful attractions lose all charm and his only priority becomes finding his parent. तो अभी वो जो कलरफुल अट्रैक्शन था ना, वो सब फीका पड़ गया उसके लिए, है ना. अब his only priority becomes finding his parents, और उसकी केवल एक प्रायोरिटी बन गई, और वो क्या थी, मम्मा पापा को ढूंढना. So this change shows that a child's greatest need is love, और यही चेंज दिखाता है कि एक बच्चे की सबसे बड़ी नीड होती है प्यार, security and care from their parents, and material pleasures hold no value in their absence. ठीक है, ये होता है. आगे बढ़ते हैं. Read the given extracts and answer the questions for any one of the two. Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously. As if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger, the stick of wood again fell to the ground. तो उस beggar से अभी ये वाला है ना, हो नहीं रहा था, बार बार वो उसको रखता, उसको मारता, उससे लग नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत कमजोर था, है ना, इतनी ताकत नहीं थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी. Which of the following is not a description of the beggar's actions in the story? Not. ये चीज बहुत सी बार हम लोग
गलती कर जाते हैं। तो देखते हैं, द beggar becomes lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The beggar pulls a billet of wood towards him and sets it up between his feet. The beggar taps the billet of wood with the axe cautiously. The beggar angrily flung axe at women's feet and scolded the women. क्लियर है, आप सब इसका आंसर जानते होंगे। यस, ऑप्शन नंबर डी, द beggar angrily flung axe at women's feet and scolded the women, ये बिल्कुल गलत है ना, ये नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डज द beggar attempt to chop wood and what does his approach reveal about his skill and confidence in doing the task? कह रहे हैं कि कैसे जो beggar है वो अटेम्प्ट करता है लकड़ी को काटने का, एंड व्हाट डज हिज अप्रोच रिवील, और जिस तरीके का उसका अप्रोच था वो क्या रिवील करता है अबाउट हिज स्किल एंड कॉन्फिडेंस इन डूइंग द टास्क, उसके स्किल और उसके कॉन्फिडेंस के बारे में उस टास्क को लेके, है ना, क्या फील करता है बताओ। So the beggar attempts to chop wood by pulling a billet towards him and tapping it with an axe. See, tapping it with an axe. However, his actions are hesitant. पहली चीज, उसके actions बहुत hesitant थे, वो confident नहीं था. And he handled the axe cautiously. बहुत संभल के उसने उस axe को पकड़ा हुआ था. As if afraid of injuring himself, क्योंकि उसको डर लग रहा था बार बार कि कहीं मैं खुद को ही चोट या खुद को ही नुकसान ना पहुंचा लूं, or damaging his footwear. So this suggests a lack of skill and confidence in performing the task. So इससे basically ये पता चलता है कि उसके अंदर ना ही तो skill था और ना ही confidence था जिससे कि वो उस लकड़ी को काट पाता, right? तो I think ये आपको समझ में आ रहा होगा. And one more thing, आगे बढ़ जाते हैं. आई होप अब आपको सही दिख रहा होगा, कैमरा में हल्का सा वो वाला पार्ट कट हो रहा था. सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन. हाउ डज द beggar attempt to chop wood and what does his approach reveal about his skill and confidence in doing the task? So beggar का जो attempt था, है ना, beggar जो भी attempt करता है उसको काटने का, what does his approach reveal about his skill? तो उसकी ये जो approach थी वो उसके स्किल के बारे में क्या बताती है कि क्या वो कॉन्फिडेंट था, क्या उसके अंदर वो वाला स्किल था लकड़ियां काटने का. The beggar attempts to chop wood by pulling a billet towards him and tapping it with an axe. See, tapping it बोल रहा है वो, है ना. However, उसके जो actions थे वो hesitant थे and he handles the axe cautiously, और वो बहुत cautiously उसको handle करता है, as if afraid of injuring himself or damaging his footwear. जैसे कि मान लो उसको डर लग रहा हो, ठीक है, कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, या डैमेजिंग हिज फुटवेयर, या वो अपनी फुटवेयर को डैमेज कर लेगा, ऐसा उसको डर लग रहा था. दिस सजेस्ट्स अ लैक ऑफ स्किल एंड कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग द टास्क. और इससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत भारी मात्रा में कमी थी, प्लस स्किल की भी कमी थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन A to C and identify which one correctly corresponds to the extract. अभी हमें डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से पढ़ना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्टली correspond करता है to the extract. The beggar skillfully and confidently chopped the wood, impressing the women with his efficiency. The beggar struggled to cut the wood properly, displaying hesitancy and caution in his actions. The beggar refused to help the woman with the wood, leading to an argument between them. So obviously option number B, right? फर्स्ट और थर्ड जैसा कुछ नहीं हुआ था. वो स्ट्रगल करता है, उसको नहीं कट रही होती है, जिसमें उसकी हेजिटेंसी एंड वो जो एक्शन कर रहा है उसके प्रति वो कितना ज्यादा सावधान हो रहा था वो दिखता है. As the advocate Sergey, observing this scene from a distance, what assumptions could you make about the beggar's woodworking abilities and the interaction with the woman? तो कह रहे हैं as the advocate Sergey observing this scene. तो जैसे advocate Sergey जो है वो इस scene को observe कर रहे थे from a distance, थोड़ी सी दूरी से, what assumptions could you make about the beggar's woodworking? तो आप क्या assumptions लगा सकते हो beggar की woodworking से, woodworking abilities से and the interaction with the woman, कि क्या उसको लकड़ियां काटना आता था और उसका जो इंटरैक्शन था उस महिला के साथ, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो. So from a distance I could assume that the beggar lacks woodworking skills. पहला, as a beggar from a distance actually, वो कह रहा है अगर दूर से देखा जाए या मैं इसको पढ़ूं तो मुझे अंदाजा लग जाता है कि भाई beggar के अंदर woodworking skills नहीं थी, उसको लकड़ियां वकड़ियां काटना नहीं आता था.
struggles with the task and experiences tension in his interaction with the woman और उससे वो interact भी नहीं कर पा रहा था. Right? Read the given extracts and answer the questions for any one of the two given. देखो, I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the book beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. पूरा दिखाया हुआ है डिस्क्रिप्शन, है ना? आइए देखते हैं. What item? Wait a minute. ठीक है. What item from the room does the narrator not interact, engage with during this passage? तो कहते हैं what item from the room, कौन सा item है इन रूम के अंदर, इन चारों items में से does the narrator not interact or engage with during this passage? Lamp, mirror, book, veranda. बताइए, सोचिए सोचिए. Very nice. The veranda. तो उनका veranda के साथ कोई interaction नहीं हुआ, है ना? Yes. चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं. Why does the narrator describe the wind god as having taken time off? कि narrator जो है वो कैसे describe करते हैं the wind god as having taken time off, कि भाई wind god ने time off लिया हुआ है. When he goes out to the veranda for air, जब वो बाहर जाते हैं veranda में हवा खाने के लिए. Answer in about 40 words. तो मुझे एक बात बताइए, ये रहा ना, I got up and went out to the veranda for a little air. गया तो है. Sat down on the chair, I opened the book table, the materia, it opened on the table, stood lamp and a large mirror, small comb lay beside the mirror. सब चीजें तो थी यहाँ पर, लैंप भी था, मिरर भी था, बुक भी था, वरांडा भी है. What item from the room does the narrator not interact, engage with during this passage? interact नहीं करते और engage नहीं करते इस पैसेज के दौरान. उन्होंने उसको बुक को खोला, बुक निकाला. आई ओपन इट ऑन द टेबल विच स्टूड द लैम्प, जिसपे एक टेबल लैंप रखा था और एक मिरर रखा था. अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और वो सब चीजें रखी हुई थी. तो सबके बारे में ही तो बात किया है ना? सबके बारे में बात किया है. यस, ठीक है, हम देख लेते हैं अभी इसका आंसर. वी आर नॉट श्योर. वैसे तो वरांडा बोल रहे, बट वरांडा में भी तो वो गए थे ना, है ना, वहां पे खाने के लिए, बट उनको वहां मिली नहीं थी कुछ भी चीजें. सो देखते हैं. Why does the narrator describe the wind god as having taken time off? कि narrator जो है वो कैसे describe करते हैं कि भाई wind god जो है उन्होंने छुट्टी ले ली है. एक मिनट. ठीक है. Why does the narrator describe the wind god as having taken time off when he goes out to the veranda for air? कि क्यों जो narrator है describe the wind god, वो wind god को describe करते हैं as having taken time off. ठीक है.
है ना? Okay, so why does the narrator describe the wind god as taken time off? क्यों वो उनको describe करते हैं? तो देखो, क्योंकि बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही थी. The narrator described the wind god as having taken time off, है ना? To convey a sense of disappointment or frustration. क्या convey करने के लिए? क्या convey करने के लिए? A sense of disappointment, है ना? कि भाई frustration दिखाने के लिए, है ना? Because he expected to find a refreshing breeze in the veranda. क्योंकि वो क्या expect कर रहे थे कि हो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, है ना, मस्त वहां पे खड़ा होगा. बट वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था. बट इट वॉज अनयूजुअली स्टिल, लीविंग हिम अनसेटिस्फाइड विद द लैक ऑफ फ्रेश एयर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड से हो गए, इरिटेटेड हो गए कि भाई यहाँ पे भी हवा नहीं चल रही है, गर्मी इतनी है, गरीबी इतनी है. ठीक है, अगला सवाल. इफ एन एक्टर वर टू इनैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट, what aspects of his performance should he pay attention to while modulating his voice to convey the character's feelings and surroundings effectively? कि अगर मान लीजिए कोई भी एक्टर को इनैक्ट करना पड़े इस एक्सट्रैक्ट को, what aspects of his performance should he pay attention? क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए उसकी परफॉर्मेंस पे जिसपे उसको क्या करना पड़े, अटेंशन देना चाहिए, while modulating his voice to convey the character's feelings? ठीक है, जब वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करे, मॉड्यूलेशन करे, वॉइस मॉड्यूलेशन, ताकि उस कैरेक्टर वाला फीलिंग वो उनको दे सके एंड सराउंडिंग का फीलिंग वो दे सके, तो ऐसा क्या करना चाहिए? ठीक है, The actor should focus on conveying a sense of discomfort. एक्टर को किस चीज पे फोकस करना चाहिए? Conveying a sense of discomfort. पहला चीज कि वो डिस्कम्फर्ट शो करे, दूसरा चीज रेस्टलेसनेस शो करे, एंड द ग्रिम लिविंग कंडीशंस, और ये जो उसकी दुखदाई एकदम गरीबी वाली कंडीशन थी, है ना, हाँ, उसको खत्म करने का कोशिश करे इन हिज टोन व्हाइल मॉड्यूलेटिंग हिज वॉइस फॉर दिस एक्सट्रैक्ट. जब भी वो अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करना चाह रहा हो इस टाइप के एक्ट के लिए, राइट? यस. चलिए, which phrase would correctly substitute made my bed in the given sentence from the extract, है ना? ठीक है, I made my bed and pulled it close to the wall. Made my bed, arranged my bed, prepared my bed या straightened my bed. तो क्या किया उसने? साफ सफाई की. Made my bed, that means, right? चलिए, read the extracts and answer the questions for any one of the two given. तो जो दिया हुआ है, yes, extract, उसके आंसर करने हैं for any one of the two. ठीक है, questions देखेंगे. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन है other refers to blank space in the given lines. आप अपने अकॉर्डिंग भी बताओ. ठीक है, अदर, देन टुक दी अदर. अदर मतलब यहां पर क्या था? दूसरी वाली सड़क हमने ले ली भैया जी. देन टुक दी अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तो उन्होंने क्या ले लिया? अब दूसरी वाली सड़क उन्होंने ले ली. वैसे तो दोनों ही सड़कें एक जैसी लग रही थी, बट उन्होंने दूसरी सड़क ली जो कम लोग लेते हैं, लेस ट्रेवल्ड बाय. सो अदर रेफर्स टू द रोड दैट वाज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड अपॉन इन द गिवन
लाइन्स। अगला सवाल, identify the poetic device used in the line because it was grassy and wanted wear. Grassy and wanted wear, WW, alliteration, literary device, clearly हमको दिख रहा है, was wanted wear, व का साउंड रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते, identify the poetic device हो गया, read the given extracts and answer the questions for any one of the two given। क्या है, why did the second road present a better claim than the first, describe in 40 words। कह रहे हैं कि क्यों जो सेकंड रोड है वो प्रेजेंट करती है एक बेटर क्लेम देन द फर्स्ट। ठीक है, कि क्यों भाई दूसरी वाली सड़क उसको लगता है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगी उसको पहली वाली के कंपैरिजन में। हमें ओनली 40 वर्ड्स में देना है, दैट मीन्स हमको 4 लाइंस के अंदर अल्टीमेटली अपना आंसर देना है। द सेकेंड रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम बिकॉज, क्योंकि it was grassy and had not worn off due to the walking of the travelers। वो grassy थी, मतलब अभी कम लोगों ने उसको यूज किया था। wait a minute, चलिए, the second road presented a better claim because it was grassy and had not worn off due to the walking of the travelers। कि भाई वो अभी क्या नहीं हुई थी, ज्यादा लोगों के द्वारा चली नहीं गई थी, मतलब बहुत कम लोगों ने वो रोड यूज की थी और नैरेटर को या पोएट को लगता है कि भाई वो रोड मुझे शायद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगी, है ना, एंड एवरीथिंग। इट हैड अ स्ट्रॉन्गर अपील बिकॉज इट रिमेन्ड कवर्ड इन लश ग्रीन। ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल कवर्ड थी, लाइक बिल्कुल यूज्ड नहीं थी, फ्रेश थी, एकदम रॉ थी, एंड हैड नॉट बीन eroded by the passage of travelers। What does the phrase wanted wear suggest about the second path? अभी ये जो फ्रेज है ना, wanted wear, ये क्या सजेस्ट करता है अबाउट द सेकेंड पाथ, सेकेंड पाथ के बारे में ये क्या सजेस्ट करता है? The phrase highlighted the fact that the road taken by the poet had not been traveled। तो वो कह रहे हैं ये जो फ्रेज है ये हाईलाइट करता है the fact that the road taken by the poet, कि जो रोड पोएट ने लिया है had not been traveled, वो इतना ट्रैवल नहीं किया गया as much as the first, जितना फर्स्ट रोड ट्रैवल किया गया है, राइट? Next question, answer any 4 of the following 5 questions in about 40 to 50 words। क्या कहता है क्वेश्चन? Why was Einstein's mother against his marriage with Mileva? क्या आइंस्टीन की ममा जो थी वो आखिरकार उनकी मैरिज के खिलाफ क्यों थी, है ना? What was the reason? या what is the cloud's birthplace? How does it go upward to heaven? Write your answer in the context of poem Rain on the Roof। Next है, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Who spoke these sentences and to whom? Write your answer in the context of childhood, my childhood. How does the author describe the fight that breaks out between the two monkeys around the temple of Pashupatinath? Next is, what means of transportation are used in the Northland and why? ओके, सो आइए चेक करते हैं। मैं अच्छा, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि मैम हमको कौन से क्वेश्चंस चुनने चाहिए जिससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बच्चा जो तुमको अच्छे से आते हैं वो वाले क्वेश्चंस ही तुमको चुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता कि भाई अच्छा बच्चा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा। लाइक दूसरे बोर्ड्स के बच्चे भी पूछते हैं मैम हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के अंदर अगर हम फॉर्मल ही लिखेंगे तो ही हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मार्क्स मिलेंगे सही आंसर लिखने के। जो क्वेश्चन दिया है उसको चूज करो जो अच्छे से तुमको आता है, दैट्स इट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाई वाज आइंस्टीन्स मदर अगेंस्ट हिज मैरिज विद मिलेवा? तो आखिरकार आइंस्टीन की जो ममा थी वो उनकी शादी के खिलाफ क्यों थी, है ना? क्यों थी वो? आइंस्टीन की मदर जो है वो उनकी शादी के खिलाफ क्यों थी? Einstein's mother was against his marriage with Mileva because she thought Mileva was 3 years older। पहली चीज उनको लगता था वो 3 साल बड़ी है, ठीक है, एल्बर्ट से। Too intelligent for a woman, कि औरतें इतनी इंटेलिजेंट नहीं होनी चाहिए, ज्यादा इंटेलिजेंट होगी तो लाइक बहू इतनी तेज नहीं होनी चाहिए, वो वाला सीन था। एंड डिड नॉट लुक अट्रैक्टिव, और सुंदर भी नहीं थी। शी फियर्ड दैट मिलेवाज इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, और उसको लग रहा था कि मिलेवा की पर्सनालिटी, उसका इंटेलिजेंस मेरे बेटे को ओवर पावर कर जाएगी, है ना? यस। एंड करियर, एंड शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर एज अ सूटेबल मैच फॉर हर सन, और इसीलिए वो कह रही थी कि भाई ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है,
दूर रह तू इससे, ये तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तेरा खा जाएगी, तेरा करियर खा जाएगी, है ना। वो मुझे लगता है सास क्या हर जगह की एक जैसी हो जाती है। इंडिया के अंदर देखो कितनी सास होती हैं ऐसी जो सच में मतलब अपनी मैंने जेन्युइनली मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनकी शादियां हुई हैं और मैंने देखा है भाई कि इतना मतलब नेक्स्ट लेवल ही वो रखते हैं। भयंकर हालत है भाई। थैंक यू भगवान जी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। What is the cloud's birthplace? क्लाउड का बर्थ प्लेस क्या है? How does it go upward to heaven? Write your answer in the context of Rain on the Roof. तो Rain on the Roof पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हमको लिखना है। In Rain on the Roof, the cloud's birthplace is the sky. Rain on the Roof के अंदर क्लाउड का बर्थ प्लेस क्या है? Sky है। Clouds form when water evaporates from rivers. रिवर से पानी इवेपोरेट होता है, वहां पर बादल बनते हैं, ठीक है। सीज और लेक्स। राइजेस ड्यू टू हीट एंड कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये प्रोसेस है, तुमको भी पता है। द पोइट इमेजिन्स देम गोइंग अपवर्ड टू हेवन, है ना। तो पोइट क्या इमेजिन करता है? उन्हें ऊपर जाते हुए इमेजिन करता है हेवन की तरफ। कैरीड बाय द विंड, फ्लोटिंग हाई अबव एंड लेटर ब्रिंगिंग रेन टू रिफ्रेश एंड सूद द अर्थ बिलो। तो ये बेसिक प्रोसेस है, दिखाया हुआ है, आपको इजीली याद हो जाएगा। Next question. Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. कि एक बार आप जब डिसाइड कर लेते हैं सिस्टम को चेंज करने का, बिल्कुल ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। So who spoke these sentences and to whom? ये सेंटेंसेस किसने बोले, किससे बोले? Write your answer in the context of my childhood. तो my childhood के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना है। These sentences are spoken by APJ Abdul Kalam's father. उनके पिताजी ने कलाम को बोले थे in my childhood chapter के अंदर। He said, उन्होंने कहा to explain that when someone tries to bring about change in society, उन्होंने बोला जब कोई एक इंसान ना समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है या है ना कुछ ट्राई करता है, they must face problems and opposition. तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लोग जो कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, जिनकी लीडरशिप चल रही है, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये लोग दूसरे लोग जो है वो ऊपर बढ़े, आगे निकले या ये चेंज आए, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा उनको। इट वॉज अ लेसन इन पेशेंस, करेज एंड persistence which deeply influenced कलाम्स आउटलुक एंड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। तो कहते हैं ये एक लेसन है ना। इट वॉज अ लेसन इन पेशेंस, करेज एंड persistence which deeply influenced कलाम्स आउटलुक। उस चीज ने कहीं ना कहीं कलाम के आउटलुक को बहुत ज्यादा बदला, लाइक बहुत चेंज किया, और उसके अप्रोच को भी बहुत चेंज किया टुवर्ड्स लाइफ। How does the author describe the fight that breaks out between the two monkeys around the temple of पशुपतिनाथ? तो कहते हैं कि कैसे जो ऑथर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं द फाइट दैट ब्रेक्स आउट, उस फाइट को जो होती है बिटवीन द टू मंकीज अराउंड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, दो मंकीज के बीच में पशुपतिनाथ टेम्पल के अराउंड। इन काठमांडू द ऑथर डिस्क्राइब्स द फाइट बिटवीन टू मंकीज। काठमांडू में ऑथर डिस्क्राइब करते हैं फाइट दो मंकीज के बीच में, ठीक है, नियर द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ एज सडन एंड नॉइजी, है ना। उसको बोलते बहुत ज्यादा क्योटिक था, बहुत नॉइजी था, चैं 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 एंड एवरीथिंग। They start chasing and pulling each other's tails. एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की पूंछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। The scene is chaotic with shrieks. बहुत chaotic scene है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं everyone. Quick movements and aggressive gestures. So it adds to the overall lively and bustling atmosphere of the temple surroundings described by the author. तो कह रहे बहुत ज्यादा chaotic था वहां पे सब कुछ। What means of transportation are used in the Northland and why? भाई नॉर्थलैंड के अंदर किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है और क्यों? In the Northland, people use sledges drawn by reindeer as a means of transportation. तो वो sledges use करते हैं जो कि reindeer चलाते हैं। This is because, ऐसा इसलिए क्योंकि the region is extremely cold covered with snow, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ से ढका हुआ है एंड आइस से ढका हुआ है for most of the year. Roads are not practical, so sledges glide smoothly over the snow. इसीलिए स्लेजेस बहुत स्मूथली वहां से ग्लाइड कर जाती है, मेकिंग ट्रैवल इजियर इन सच हार्श एंड फ्रोजन कंडीशन, जिसकी वजह से इस तरीके की हार्श कंडीशन में ट्रैवलिंग उन्हीं के जरिए इजी रह सकती है। अदरवाइज टायर्स वगैरह जो है उनका तो है ना
कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, answer any two of the following three questions in about 40 to 50 words. How did Sue try to revive Jonesy's interest in things around her? Why did the narrator's mother rush back into the house again? Write your answer in the context of the lesson, A House is Not a Home. What sets ईश्वरन apart from other domestic helps? कि भाई ईश्वरन जो है बाकी की domestic helps से कैसे बहुत ज्यादा अलग था. Let's see. How did Sue try to revive Jonesy's interest in things around her? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारी उम्मीदें खो बैठी थी. उसने बोला कि ये क्रीपर से सारे के सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो I'll die, है ना, मतलब उस दिन मैं भी मर जाऊंगी. So Sue tried her best to bring back Jonesy's interest in life. तो वो बहुत बढ़िया तरीके से ट्राई करती है कि इसका इंटरेस्ट जिंदगी में बना रहे by engaging him in cheerful conversations, है ना, उसको बातें करती है उसके साथ, cheerful conversations में उसको engage करती है, and hiding her worries, और अपनी चिंता नहीं दिखाती उसको. She encouraged him to think positively and kept talking about art. वो उसको बहुत ज्यादा encourage करती है, ठीक है, to think positively, कि भाई वो positive सोचे, and kept talking about art, और art से related हमेशा कुछ ना कुछ बात करती रहती है, which he loved, है ना. She also maintained a warm and optimistic atmosphere around her so that he would remain, ठीक कर लेना, so that she would remain hopeful despite her illness, है ना, ताकि वो क्या रहे, हमेशा optimistic रहे अपनी इतनी बीमारी के बाद भी. Why did the narrator's mother rush back into the house again? क्यों वो वापस जाती हैं? Write your answer in the context of the lesson, A House is Not a Home. क्योंकि उसके पिताजी की केवल कुछ मेमोरीज ही वहां पर उसके पास बची थी. सो इन अ हाउस इज नॉट अ होम, द नैरेटर्स मदर रश्ड बैक इनटू द बर्निंग हाउस, है ना, वो वापस जाती है बर्निंग जलते घर में, टू रेस्क्यू अ स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग इंपॉर्टेंट पेपर्स. क्या रेस्क्यू करने के लिए? एक छोटा बॉक्स रेस्क्यू करने के लिए जिसके अंदर पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, एंड चेरिश्ड ओल्ड फोटोग्राफ्स, और कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स भी थी. These items held great sentimental value for her. और ये चीजें जो थी उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, है ना, क्योंकि अब उसके पास वही चीजें बची थी आखिरी याद के तौर पर उनके पिताजी की. Even though the fire was spreading quickly, हालांकि जो आग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, her attachment to these family memories made her take the risk. तो उसका जो अटैचमेंट है ना, उसका जो अटैचमेंट है इन फैमिली मेमोरीज के साथ made her take the risk, है ना, उसी की वजह से वो ये रिस्क लेती हैं, और आग जल रही थी उस घर के अंदर, फिर भी वो उस घर में वापस जाती हैं. नेक्स्ट है, व्हाट सेट्स ईश्वरन अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स. भाई डोमेस्टिक हेल्प्स तो हर जगह होती है, बट व्हाई ईश्वरन वाज डिफरेंट, क्यों वो अलग है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसको अलग. ईश्वरन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स बिकॉज ऑफ हिज यूनिक गिफ्ट फॉर स्टोरी टेलिंग. पहला, उसका ये जो यूनिक गिफ्ट है स्टोरी टेलिंग का, मतलब जैसे वो कहानी सुनाता है वैसे कोई और कहानी सुना ही नहीं सकता. ही कुड नरेट इवन सिंपल इंसिडेंट्स इन एन एक्साइटिंग ड्रामेटिक वे. बहुत सिंपल से सिंपल इंसिडेंट को वो बहुत ही ड्रामेटिक वे में कन्वे करता है, फिल्ड विद सस्पेंस एंड विविड डिटेल्स, है ना. ही ऑफन एडेड इमेजिनेटिव ट्विस्ट. वो अक्सर क्या करता है, बहुत इमेजिनेटिव ट्विस्ट्स ऐड करता है, कीपिंग हिज लिसनर्स कंप्लीटली हुक्ड. मतलब अगर आप एक बार ईश्वरन के सामने बैठ के उसके साथ कहानी सुनने लग जाओ तो आप मतलब उस पे से अपना ध्यान हटा ही नहीं सकते हो, है ना. ही इज लाइक दैट. सो दिस टैलेंट कंबाइंड विद हिज लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी मेड हिम स्टैंड आउट. और यही टैलेंट है जिसकी वजह से वो बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करता है, एकदम मतलब अलग है वो बाकी स्टोरी टेलर से या बाकी हाउस हेल्प से,
राइट, एम आई राइट? बिल्कुल, चलिए एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर पर आ गए हैं हम। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। हाउ इज एवलिन ग्लेन हेल्पिंग अदर्स विद हर पॉपुलैरिटी एंड स्किल? अभी एवलिन ग्लेन जो है वो कैसे बाकी लोगों की मदद कर रही थी अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी स्किल्स से। सेकंड है, व्हाट डिड संतोष टेल हर पेरेंट्स रिगार्डिंग हर मैरिज? राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप। ठीक है, चलो। Evelyn Glenn, the world famous percussionist, uses her popularity and skill to inspire and help others. वो यूज करती है अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी स्किल को। वेट अ मिनट, चलिए, किशोर सर का फोन आ गया था। हाउ इज एवलिन ग्लेन हेल्पिंग अदर्स विद हर पॉपुलैरिटी एंड स्किल? कि कैसे एवलिन ग्लेन जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी स्किल की मदद से हेल्प करती है बाकी लोगों की, है ना। एवलिन ग्लेन, the world famous percussionist, uses her popularity and skill to inspire and help others. इंस्पायर करने के लिए, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए वो अपने स्किल को, वो अपनी सारी चीजों को काफी बढ़िया तरीके से यूज करती है। क्यों यूज करती है? रीजन क्या है? वो सोच रही थी कि यार मैं ना चाहती हूं कि लोग इस चीज में आगे बढ़े या उनको कोई कमी ना रहे अगर ऐसा कुछ होता है तो, है ना। पर्टिकुलरली दोज विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, खास तौर पर उनके लिए जिनको सही सुनाई नहीं देता, है ना। सो शी कंडक्ट्स म्यूजिक वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। वो म्यूजिक वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है बच्चों के लिए अराउंड द वर्ल्ड, एनकरेजिंग देम टू फॉलो देयर पैशन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस। क्या एनकरेज करते हुए? उनका पैशन एनकरेज करते हुए, रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस। फिजिकल लिमिटेशंस के रिगार्ड, भाई तुम करो, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो, ये वाला मैसेज वो सब तक पहुंचाना चाहती थी। एवलिन ऑफन शेयर्स हर ओन जर्नी ऑफ ओवरकमिंग डेफनेस, और एवलिन बहुत बार, हर बार शेयर करती है अपनी खुद की जर्नी, सो दैट वो काफी लोगों को इंस्पायर कर सके। वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको ये इंस्पिरेशन मिले कि अगर वो कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। एवलिन ऑफन शेयर्स हर ओन जर्नी ऑफ ओवरकमिंग डेफनेस, है ना, और वो अक्सर शेयर करती है अपनी खुद की जर्नी कि कैसे उसने अपनी डेफनेस को ओवरकम किया म्यूजिक परस्यू करने के लिए, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ बिलीफ कैन ब्रेक एनी बैरियर, कि डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ जो है वो किसी भी बैरियर को तोड़ सकता है। लाइक तुम्हारे को लग रहा है मेरी लाइफ में ये हर्डल है, वो सब खत्म कर सकता है। शी ऑल्सो वर्क्स विद वेरियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट म्यूजिक एजुकेशन, और वो काम करती है और बहुत सारे अलग अलग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहां पर वो म्यूजिक को क्या कर सकती है? प्रमोट कर सकती है। वेट अ मिनट,
ठीक है, अब she also works with various charitable organizations to promote music education and create opportunities for underprivileged children. और वो promote करती है music education को and वो opportunities create करती है for underprivileged children, underprivileged बच्चों के लिए through her performances, उसकी performances के through, lectures के through and mentorship के through. एवलिन नॉट ओनली एंटरटेन्स ऑडियंसेस बट ऑल्सो मोटिवेट्स काउंटलेस इंडिविजुअल्स. तो अभी एवलिन जो है वो ना केवल एंटरटेन करती है ऑडियंसेस को बस, बट ऑल्सो मोटिवेट्स काउंटलेस इंडिविजुअल्स. लेकिन वो मोटिवेट भी करती है भाई, लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि देखो हम बहाने लगाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बट वो अपने एफर्ट्स के जरिए दिखाना चाहती है कि भाई पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तुम थोड़ा सा मेहनत करने में पीछे हो, है ना. तो आपको बिना डरे अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे. What did संतोष tell her parents regarding her marriage? Write your answer in the context of reach for the top. अब कह रहे हैं कि जो संतोष है अब वो क्या बताती है अपने पेरेंट्स को रिगार्डिंग हर मैरिज, उसकी मैरिज के रिगार्डिंग. राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप. तो आपका अपना आंसर लिखना है किसके कॉन्टेक्स्ट में? रीच फॉर द टॉप के कॉन्टेक्स्ट में. When संतोष पेरेंट्स insisted on arranging her marriage at a young age, है ना, she firmly expressed her refusal. तो उसने भाई मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं करूंगी देखो शादी. She told them clearly that she did not want to marry early. उसने साफ बोला कि मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ and instead wanted to continue her education, और मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ. संतोष had strong ambitions. संतोष के बहुत strong ambitions हैं and was determined to live life on her own terms. और वो पूरे दिल से पूरी जिंदगी अपनी टर्म्स पर जीना चाहती है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ. वो नहीं चाहती किसी और के दम पे जीना. And she explained that she would only marry if she was allowed to study as much as she wished. और उसको बोलती है साफ कि वो तभी शादी करेगी जब if she was allowed to study, जितना उसको पढ़ना चाहती है वो अगर उसको उतना पढ़ने दिया जाएगा तभी वो ये सब करेगी. दिस बोल्ड स्टैंड रिफ्लेक्टेड हर करेज. और यही बोल्ड स्टैंड उसका करेज दिखाता है, इंडिपेंडेंस दिखाता है, क्वालिटीज दैट लेटर हेल्प्ड हर एक्सेल इन माउंटेनियरिंग. ठीक है, बाय कन्विंसिंग हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स को कन्विंस करके संतोष वाज एबल टू परस्यू हर एकेडमिक एंड एथलेटिक गोल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हर ड्रीम्स. और इसी तरीके से संतोष जो है वो अपना एकेडमिक और एथलेटिक दोनों ही गोल अचीव कर पाती है. अगर वो उस टाइम पर स्टैंड ना लेती और अगर वो उस टाइम पर शादी करके बैठ जाती तो क्या आज हम संतोष के बारे में ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे होते? आई डोंट थिंक हम पढ़ रहे होते, है ना. क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग पढ़ रहे होते क्या? क्या आप संतोष के ऊपर ये जो चैप्टर है फिर पढ़ रहे होते? नहीं, राइट. बस यही एक डिफरेंस है. चलो लास्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 words. What was foolish about the king's trial of the merchant? First question. What were the things that the boy wanted to possess when he was with his parents? Write your answer in the context of the lost child. Lost child के context में आपको आंसर लिखना है. चलिए, What was foolish about the king's trial of the merchant? क्या foolish था? वो जो किंग का ट्रायल था, है ना, सॉरी जो मर्चेंट का ट्रायल था, तो क्या कैसे था वो? राजा बेवकूफ कैसे था ये मुझे बताइए. द किंग्स ट्रायल ऑफ द मर्चेंट इन द स्टोरी वाज फुलिश. वो फुलिश था बिकॉज क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन फॉल्टी लॉजिक. सबसे पहली चीज बिल्कुल बकवास लॉजिक के ऊपर था वो. एंड ब्लाइंड अडहेरेंस टू ट्रेडिशन रादर देन फेयरनेस, है ना. दूसरा, द मर्चेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम कमिटेड ड्यूरिंग हिज फादर्स टाइम. उसके पिताजी के समय पे जो क्राइम हुआ उसके लिए उसको सजा मिल रही है. Since the father had died, और क्योंकि पिताजी मर गए हैं, the king held the son responsible. तो राजा बेटे को जिम्मेदार उठा देता है क्योंकि he had inherited his father's wealth and business. क्योंकि बोले पिताजी की जब धन संपत्ति आई है तो क्राइम भी आएगा भाई तेरे ही पल्ले. This reasoning was absurd as the son had no role in the original offense. क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं था भाई. Instead of finding the actual culprit, तो राजा को क्या करना चाहिए था? रियल में जो कल्प्रिट है उसको ढूंढना चाहिए था, बट उसको तो नहीं ढूंढ रहे हैं. द इंसिडेंट हाईलाइट्स द किंग्स इनएबिलिटी टू थिंक रैशनली, है ना. तो ये बेसिकली ये पूरा इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि राजा को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, रैशनल थिंकिंग नहीं है उसकी, है ना. एंड हिज लैक ऑफ प्रॉपर जजमेंट इन लीगल मैटर्स. ठीक है, उसका जजमेंट जो है बिल्कुल बकवास था लीगल मैटर्स में, राइट.
What were the things that the boy wanted to possess when he was with his parents? क्या वो चीजें थी जो boy possess, जो बच्चा चाहता था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था? राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड. तो हमें ये कौन से उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है? लॉस्ट चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. आइए देखते हैं. इन द लॉस्ट चाइल्ड में while visiting the fair with his parents, जब वो मेले में घूम रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, the boy was fascinated by many attractive things. तो लड़का बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता है बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजों से. He wanted to buy toys displayed in the shops. उसको टॉयज खरीदने हैं जो शॉप्स में लगे हुए हैं, कलरफुल बलून्स लेने अलग अलग शेप्स और साइज के, एंड गार्लैंड्स मेड ऑफ ब्राइट गुलमोहर फ्लावर्स, है ना, गार्लैंड्स खरीदने उसको ब्राइट गुलमोहर फ्लावर्स के. सो द बॉय वाज आल्सो टेम्प्टेड बाय द स्वीट मीट सेलर्स डिलीशियस ट्रीट्स लाइक बर्फी व्हिच वाज हिज फेवरेट, है ना. He wished to enjoy the merry-go-round and other rides that caught his eye. However, each time he was either distracted by something new, हर बार वो या तो कुछ नई चीज से, है ना, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, और फेल्ट हेजिटेंट टू आस्क हिज पेरेंट्स डायरेक्टली, या फिर वो बहुत हेजिटेंट फील कर रहा था कि भाई मैं मम्मी पापा से कैसे पूछूं डायरेक्टली. उसको पता था वो मना ही कर देंगे. So these simple desires reflected his innocent and joyful outlook. और यही सिंपल चीजें जो थी, डिजायर्स जो थी, वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी इनोसेंट और जॉयफुल आउटलुक बिफोर ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम देम, है ना. तो यस, बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चंस, और ये करके जरूर जाइएगा एग्जाम्स के लिए. हु वाज ईश्वरन? व्हाट डिड ही डू फॉर हिज मास्टर? इन व्हाट वे वाज ही एन एसेट टू महेंद्र? डिस्क्राइब. 3 सवाल इसके अंदर डाले, है ना. क्या क्या है? हु वाज ईश्वरन, पहला ईश्वरन कौन था. व्हाट डिड ही डू फॉर हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर के लिए क्या किया. इन व्हाट वे वाज ही एन एसेट टू महेंद्र, और कैसे वो एक एसेट था महेंद्र के लिए, है ना. तो देखते हैं. ईश्वरन वाज महेंद्र's कुक एंड अ मास्टर स्टोरी टेलर. तो भाई वो महेंद्र का कुक था और वो एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलर भी था. महेंद्र, एन अनमैरिड मैन विद सिंपल नीड्स, मेड हिज लिविंग बाय सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट डिफरेंट साइट्स एज डायरेक्टेड बाय हिज हेड ऑफिस. और कह रहे हैं महेंद्र जो कि एक अनमैरिड आदमी है जिसकी सिंपल नीड्स है, मेड हिज लिविंग बाय सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क. कैसे उसने अपनी वो बनाई है भाई, सुपरवाइज करता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के वहां पे, है ना, और उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आते हैं तो वो उन साइट्स पे जाता है. ही वॉज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ईश्वरन who served him faithfully. Ishwaran cooked and washed and also enjoyed narrating interesting and convincing stories to Mahendra during leisure time. तो भाई उसको जो भी खाली समय मिलता उस समय में वो उसको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुना दिया करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, है ना. ईश्वरन वॉज कॉल्ड महेंद्राज एसेट बिकॉज ऑफ हिज कंप्लीट डेडिकेशन. अब उसको उसका एसेट कहा जा रहा है उसके कंप्लीट, सबसे पहली बात डेडिकेशन की वजह से, एंड डिवोशन टू हिज मास्टर, और अपने मास्टर के लिए उसका जो डिवोशन था उसकी वजह से भी. ही फॉलोड महेंद्र टू ऑल पोस्टिंग्स विदाउट कंप्लेंट, और उसने महेंद्र को हर जगह फॉलो किया बिना किसी कंप्लेंट के, एंड लुक्ड आफ्टर हिज नीड्स, और उसकी हर एक नीड का ध्यान भी रखा है. ही कुक्ड एक्सीलेंटली बाय इम्प्रोवाइजिंग विद लोकल मटेरियल्स. कुछ भी छोटा मोटा उसको मिल जाए वो उन्हीं से चीजें बनाकर उसको तुरंत खिला दिया करता था, है ना, और उसको बहुत मजे आते थे. ही even in the remotest areas, he washed clothes, kept Mahendra company at night and entertained him like a TV with his stories. तो वो उसके कपड़े भी धो देता था, है ना, वो महेंद्र को कंपनी भी देता था रात में, क्योंकि उनके पास वहां पे एज सच कोई वो नहीं होते थे, लाइक टीवी वगैरह नहीं होता था, तो उसका एंटरटेनमेंट भी बढ़िया हो जाता था. And entertained him like a TV with his stories, making up for Mahendra's lonely bachelor life. Right? तो कहीं ना कहीं उसकी lonely bachelor life जो है उसमें entertainment भर के वो रखता था. ठीक है, चलिए. Evelyn Glenn and Bismillah Khan shared the values of hard work and perseverance. What important lesson do you learn from their lives? Discuss. कि Evelyn Glenn और बिस्मिल्लाह खान जो है वो शेयर करते हैं वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस, है ना. व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम देयर लाइव्स? तो वो क्या इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप उनकी जिंदगी से सीखते हैं. Evelyn Glenn and Bismillah Khan, two eminent music masters, proved through their achievements that hard work and persistence are always rewarded.
तो आप एवलिन ग्लेन की स्टोरी देख लो, आप या फिर बिस्मिल्लाह खान जी की देख लो, दोनों ही एक ही बात हमें बताते हैं कि भाई कड़ी मेहनत करो, अपना तुम्हारा जो फील्ड है उसमें लग के मेहनत करो, बस, है ना, हमेशा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज का। एवलिन ग्लेन बिकेम एन इंटरनेशनली एडमायर्ड मल्टी पर्क्यूशनिस्ट। एवलिन ग्लेन क्या बनी? मल्टी पर्क्यूशनिस्ट बनी, है ना। ओवरकमिंग डेफनेस थ्रू शीयर डेडिकेशन, उसने डेफनेस ओवरकम किया अपनी डेडिकेशन से ही किया। शी लर्न्ड टू सेंस साउंड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसने कोशिश की कि मैं अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंस करूंगी, है ना, म्यूजिक को समझूंगी, और कान से नहीं सुनता तो क्या है, बॉडी से सुन सकती हूं मैं। एंड गॉट एडमिटेड टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, और उसके डेडिकेशन की वजह से ही उसको एडमिशन मिला, कहां पर? रॉयल अकेडमी लंदन में। शी ब्रॉट पर्क्यूशन इनटू द लाइमलाइट ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और उसने वहां से मतलब रुकी नहीं वो, और उसने वर्ल्ड स्टेज तक पर्क्यूशन को पहुंचाया, अपनी आर्ट से पहुंचाया, अपनी डेडिकेशन से पहुंचाया। एंड बिस्मिल्लाह खान लाइक एवलिन वाज होली डेडिकेटेड टू हिज आर्ट, और बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल एवलिन की तरह दोनों ही अपनी आर्ट पर बहुत काम करते थे, लाइक वो बहुत डेडिकेटेड थे अपनी आर्ट को लेके। ही ट्रांसफॉर्म्ड दी शहनाई इनटू अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने एक शहनाई को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचा दिया, राइट। इन्वेंटेड मेनी न्यू राग्स एंड प्लेड एट द टेम्पल्स ऑफ बनारस, बहुत सारे नए राग उन्होंने इन्वेंट किए, बनारस के टेम्पल्स में उन्होंने बजाई। बैंक्स ऑफ गंगा, ही रोज टू इंटरनेशनल अक्लेम, विनिंग प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, मतलब देश नहीं विदेशों में भी उनको बहुत ज्यादा नाम मिला, ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उनको मिले। Their lives exemplify how dedicated effort and hard work lead to great achievements, और उनकी जिंदगियां कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है कि कैसे डेडिकेटेड एफर्ट और हार्ड वर्क जो है वो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में ला सकता है, राइट। चलिए, greed is a quality which God does not like. In context of a legend of the Northland, हमको ये वाला बताना है भाई, ग्रीड एक ऐसी क्वालिटी है जो भगवान को पसंद नहीं है ना, तो अब हमें बताना है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ग्रीड इज इंडीड अ सिन, कि भाई ऐसा ही बात है ना, लालच बुरी बला है, हमने बचपन से सुना है। एंड द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड हाईलाइट्स दिस मोरल इफेक्टिवली, और ये जो पोएम है ये इस मोरल को बहुत ही इफेक्टिवली हाईलाइट करती है। When Saint Peter, tired and hungry, asked an old lady for a cake, तो जब सेंट पीटर जो बहुत ही थके हुए हंगरी थे, है ना, उन्होंने ओल्ड लेडी को एक केक के लिए पूछा। शी कुड नॉट पार्ट विद इवन अ स्मॉल पीस, क्यों? तो वो जब वो केक बना रही थी तो वो एक छोटे से पीस से भी दूरी नहीं बना पा रही थी, है ना, डिस्पाइट हैविंग इनफ। सो हर सेल्फिशनेस एंड अनविलिंगनेस टू शेयर एंगर्ड द सेंट, उसके इस सेल्फिशनेस ने ही और उसकी ही इस अनविलिंगनेस ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गुस्से में ला दिया, है ना, सेंट को गुस्सा दिला दिया। Who cursed her to become a woodpecker, जिन्होंने बाद में उसको श्राप दिया कि भाई तू एक woodpecker बनेगी, forever searching for food. The poem teaches that greed blinds people to the needs of others, और ये कविता लोगों को सिखाती है कि जो ग्रीड है वो लोगों को अंधा कर देती है, ठीक है, वो दूसरों की जरूरत को समझ नहीं पाते हैं एंड लीड्स टू पनिशमेंट, और इसी वजह से फिर लाइफ में उनको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। गॉड एक्सपेक्ट्स काइंडनेस, जेनरोसिटी एंड कंपैशन फ्रॉम अस, भगवान चाहते हैं कि हम दयालु रहें, है ना, भगवान चाहते हैं हम दूसरे लोगों की मदद करें। वन शुड ऑलवेज बी विलिंग टू शेयर देयर ब्लेसिंग्स, एक इंसान को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को मतलब शेयर करना चाहिए, जो उनके पास है वो एक ब्लेसिंग ही है ना, तो वो उनको शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास खाना है दैट्स अ ब्लेसिंग, आप शेयर करो, आप दो लोगों को खाना, राइट। एज सेल्फलेसनेस ब्रिंग्स डिवाइन अप्रूवल व्हाइल ग्रीड इनवाइट्स डिवाइन डिस्प्लेजर। क्लियर? चलिए, सो ये थी हमारी आज की क्लास 9th के बच्चों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए। अब अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फटाफट से जाओ अभी की अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। 2 से 3 और इंपॉर्टेंट बातें अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मुझे आपको लॉग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके भी 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करनी है। अच्छा, हर एक चैप्टर का, जैसे जो भी
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, या कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन है, क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, हर एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, या मैं बोलूं कि क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो भी चैप्टर का थीम है और उस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, उन कैसे उस थीम को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए लॉस ऑफ फ्रीडम थीम है, तो कैसे वो जो कैरेक्टर है उस चैप्टर के अंदर वो जस्टिफाई कर रहा है उस थीम को। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पता होना चाहिए। तीसरा, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके डिटेल्स पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कुछ हर एक चैप्टर के अंदर ना, हर एक चैप्टर के अंदर हमेशा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जहां से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे, क्योंकि आपको हर एक आंसर के अंदर टेक्सचुअल लिंक डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टेक्सचुअल लिंक्स बहुत जरूरी है। देखो, समरी आप सब पढ़ लोगे, स्टोरी आपको समरी से पता चल जाएगी, बट इफ यू नो द मैसेज, इफ यू नो द सेंट्रल आइडिया, इफ यू नो द थीम ऑफ द चैप्टर, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है वो यही होती है ना। फिर उसको आप अपने लाइफ लेसन से, वैल्यू बेस्ड जो भी पूछा हुआ है उससे कंपेयर करके डाल दो आंसर में। ठीक है, अब ये तो हो गई 4 चीजें। 5वीं चीज जो है वो ये है कि अपने आंसर्स को ना पैराग्राफ में लिखो, जो लॉन्ग आंसर टाइप है। ठीक है, यूजुअली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक आंसर को कीजिए आप, या फिर आप 2 पैराग्राफ में तो तोड़ो ही तोड़ो, मैं ये बोलूंगी 2 से कम तो नहीं अच्छा लगता है। पूरा जब हम सीधा सीधा एक साथ लिखने लग जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। यूजुअली हम बच्चों को बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 पैराग्राफ एक लॉन्ग आंसर टाइप में होने चाहिए। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो कि आपके भी लॉन्ग आंसर टाइप में ये 3 पैराग्राफ हो ही हो, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे और तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल पाएंगे। यूजुअली यही होता है, बच्चों को पूरे में से पूरे नंबर क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो ये गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं या तो मैं समरी लिख देता हूं तो मेरा काम चल जाएगा, जिसमें नहीं चलता है। मेन आइडिया क्या था चैप्टर का, है ना, वो 2 कैरेक्टर्स उठा लेंगे। 10th में आप देखोगे ऐसा ही करा जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, हो सकता है आपको भी दे दिया जाए कि 2 चैप्टर्स के कोई कैरेक्टर्स उठा लिए और अब सेम थीम उठा लिया, डिटर्मिनेशन, कि भाई सक्सेस तभी मिल सकती है जब आप अपने हार्डवर्क अगर करें कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। तो कैसे ये चैप्टर और ये चैप्टर इसके बारे में हमको बताता है, तो वो वाली चीज होती है। इसीलिए हर एक चैप्टर के कैरेक्टर्स, हर एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, हर एक चैप्टर का थीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं आशा करती हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां से आप उठा लीजिएगा पीडीएफ को और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार जरूर रीड कीजिए। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, मैम हम इतने सारे आंसर्स लिख लिख कर कैसे प्रैक्टिस कीजिए? मत करो लिख लिख कर प्रैक्टिस, बट आप पॉइंट्स लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। एग्जाम में कभी भी आंसर आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, आप हमेशा इंग्लिश के अंदर अपने आंसर्स पूरे पैराग्राफ में लिखोगे। ठीक है, आपको सोशल में लिखना है, मुझे नहीं पता, आपको साइंस में लिखना है, मुझे नहीं पता, आपको किसी में भी लिखना है, बट आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ठीक है, इंग्लिश में आप अपना आंसर, साइंस में आप लिख सकते हो, पॉइंट्स में आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, बट नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमेशा पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने आज की क्लास के अंदर की, एंड मैं आशा करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।